जो हमारी खुद मुख्तारी थी, उस खुद मुख्तारी को बहाल करने के लिए मजबूर हिंदुस्तान हो जाएगा और एक दिन वो जरूर आएगा। हम होंगे या नहीं होंगे, लेकिन वक्त जरूर आएगा वो, ये मेरी पेशन गोई है। जनाब स्पीकर साहब, ये जो हमारी तबाही होगी रियासत जम्मू कश्मीर की, इसकी शुरुआत मैं वसूख से ईमानदारी से कहता हूँ 2014 में हुई। आप कहेंगे 2014 में कैसे हुई? 2014 में जब पीडीपी और बीजेपी के अलायंस हुआ, वो अलायंस अनहोली अलायंस था। वो अलायंस ऐसा अलायंस था जिसका कहीं मंजिल नहीं था। नतीजा ये हुआ कि उसके उसी दिन इस तबाही की बुनियाद शुरू हुई और उसी दिन तबाही होगी। अगर वो 2014 का अलायंस नहीं होता, मुझे पूरा यकीन है कि शायद इस वक्त भी हमारी स्टेट यहाँ पर मौजूद होती। लेकिन जो एक पहले अलायंस, फिर कंट्रोवर्सी, जो इनकी कंट्रोवर्सी और अलायंस रहा, उस कंट्रोवर्सी और उस अलायंस ने ये जो आज हम देख रहे हैं, आज जो तबाही रियासत जम्मू कश्मीर की हो गई है, ये तो उसी की वजह है। मैं पीडीपी के यहाँ मेरे एक और दोस्त हैं, कल से बात कर रहे थे, बड़े फखर से बात कर रहे थे। स्पीकर साहब, मुझे याद है बराबर 2098 में पीडीपी वजूद में आई। मैं उस वक्त 98 में, मुझे बिल्कुल याद है, सही है, 98 था। 98 में वजूद में आई और तब पीडीपी ने अलग पार्टी बनाई। एक उनके कुछ मेंबर भी यहाँ पे, शायद 2 मेंबर यहाँ पे हाउस में आए। तब से पीडीपी कह रही थी हमारा एक मिशन है, हमारा एक ख्वाब है। मैं सोच रहा था ये ख्वाब क्या हो सकता है, ये मिशन क्या हो सकता है। बड़ा ख्याल था क्योंकि हुकूमत हमारी थी। मैं वेट कर रहा था, इंतजार कर रहा था, मैं देखो ये पीडीपी का ख्वाब क्या है। और जब पीडीपी को मौका आया तो पीडीपी का ख्वाब मैंने देखा। पीडीपी का ख्वाब, सबसे पहला ख्वाब उन्होंने पूरा ये किया कि बीजेपी के साथ अलायंस किया। सबसे पहला ख्वाब का पहला सेटअप इनका ये रहा कि उन्होंने बीजेपी के साथ अलायंस किया और रियासत जम्मू कश्मीर की तबाही का आगाज किया। ये मैंने देख लिया इनका पहला ख्वाब। और जब उनके पास हुकूमत आ गई, अलायंस बना, तो शुरुआत कहां से की इन्होंने? स्पीकर साहब, आपको भी मालूम होगा, मुझे याद है हिंदुस्तान में जीएसटी लगाया गया। हमारी रियासत खुद मुख्तार रियासत थी, एक स्पेशल स्टेटस था हमारा, 370-35 से इंटैक्ट था। हमने यहाँ इस हाउस में कहा था कि जीएसटी हम पर अप्लाई नहीं हो सकता है, हम जब चाहें, हम जब रिकमेंड करें तभी इंप्लीमेंट हो सकता है रियासत जम्मू कश्मीर के ऊपर जीएसटी। हमने कहा था, चला कर इस हाउस में हमने कहा था तब। लेकिन पीडीपी की हुकूमत ने, और यहाँ बेग साहब बैठे थे, मुजफ्फर हुसैन बेग साहब, उन्होंने यहाँ आके पीडीपी ने सबसे पहले जीएसटी लागू कर दिया यहाँ पे रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर। और क्या किया? आज जो आप देख रहे हैं, छोटे सरमायादारों को, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को, छोटे दुकानदारों को, जो दिन ब दिन जवाल की तरफ जा रहे हैं, उसकी वजह अगर है वो जीएसटी है। और जो जीएसटी लगाया पीडीपी ने, आज अगर देखें, जो गुर्बत की आप बात करें, जो अफलास की आप बात करें, जो नादारी की बात करें, जो बेरोजगारी की आप बात करें, जो मुफलिसी की आज आप बात कर रहे हैं, वो मुफलिसी की वजह आपका जीएसटी जो आपने 2004 के अंदर जो आपने लगा दिया यहाँ पे, ये उसकी। और दूसरी बात, दूसरा एक ख्वाब इन्होंने पूरा किया, जो मैं जिन ख्वाबों का मैं इंतजार कर रहा था, ये क्या ख्वाब है इनके? मुलाजिमों की टर्मिनेशन। मैं करेक्ट कर रहा हूँ आपको, 2004 में जीएसटी नहीं लगा, 2017 में। 2000 मुझे याद है डेट, शायद मुझे याद है। पीडीपी की हुकूमत थी, पीडीपी हुकूमत, शर्मा साहब मुझे सही याद है, पीडीपी की हुकूमत थी। जो जीएसटी के जो एक्सरसाइज हुई है, उसके चेयरमैन अब्दुल रहीम राथर साहब थे। देखिए, चेयरमैन की मैं इस बारे में बात करना चाहूंगा। जम्मू कश्मीर में नहीं करवाया।
लगवाया, द्राबू साहब ने लगवाया। हाँ। जीएसटी द्राबू साहब ने स्पीकर साहब, लगवाया, तब द्राबू साहब यहाँ के स्पीकर फाइनेंस साहब, मिनिस्टर थे। इन्होंने ऑनरेबल मेंबर सरकार पे देखा थी होगा, PDP और जब भी आप बीजेपी की, कांग्रेस की, उस टाइम आप ही मिनिस्टर थे। एक मिनट, ऑनरेबल स्पीकर साहब, ऑनरेबल मेंबर्स को मालूम है, जब आप भी कभी बोलते हैं, मैंने कभी किसी को इंटरप्रेट नहीं किया होगा। मैं कभी आप लोगों को कभी उठता नहीं है आपको बोलने के सरफला लिए। साहब, इस बहस में स्पीकर को मत लाइए। देखो ना, मैं क्यों कह रहा हूँ, ये एक लंबी दास्तान है, यहाँ पर ये बात नहीं हो सकती है। आपको पता करना होगा तो मेरे साथ आप डिस्कस करेंगे, या आप किसी भी करना होगा, मैं कर सकता हूँ, लेकिन इस बहस में इसको तो बात करने दीजिए। किसी को जवाब देना होगा वो बहस में ये जवाब दे। जनाब, दूसरे ख्वाब की मैं बात करना चाहूंगा, पीडीपी का दूसरा ख्वाब। जनाब स्पीकर साहब, पीडीपी के दूसरे ख्वाब के मैं बात करना चाहूंगा। पहली बार अगर यहाँ पे टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉइज हुई, वो पीडीपी की गवर्नमेंट में हुई, पीडीपी ने एम्प्लॉइज को टर्मिनेट किया। और तीसरा ख्वाब इनका सरफेसी एक्ट। मुझे याद है जनाब, जब मैं मिनिस्टर था मेरे पास भी वो आया था, वो फाइल आई थी कि सरफेसी एक्ट को इम्प्लीमेंट कर लीजिए स्टेट के अंदर। और मैंने उमर साहब से बात की, चीफ मिनिस्टर से, उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं करेंगे, क्योंकि छोटे छोटे जो सरमायादार हैं, छोटे छोटे जो लोग हैं जिन्होंने 1 लाख रुपया, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपया लोन लिया होगा, वो सफर करेंगे, उनको नुकसान पहुंचेगा। और आपने आते ही सरफेसी एक्ट को इम्प्लीमेंट किया। वजह ये हुई, जो छोटे छोटे दुकानदार थे, छोटे ये सरमायाकार थे, छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वाले थे, उनको बर्बाद हो गए, तबाह हो गए उनके सरफेसी एक्ट की वजह से। और उन्होंने काम करना छोड़ दिया है, वो उनका क्लोजर हो गया है, टोटल बंद हो गए वो। जिसलिए आपने सरफेसी एक्ट को लाया था, जिन्होंने 100 ऑफ करोड़ लिए हैं, जिन्हें 50, 100, 1000 करोड़ लिए हैं, उनके लिए आपका सरफेसी एक्ट ने कुछ नहीं किया, बल्कि आपका जो गरीब यहाँ का था, जो मोहताज इंसान था, जो छोटा मोटा एक दुकानदार था, छोटा मोटा एक इंडस्ट्रियलिस्ट था, छोटा मोटा एक कोई व्यापारी था, उसको आपने तबाह कर दिया था। ये पीडीपी का तीसरा ख्वाब था। चौथा ख्वाब पीडीपी का, जो जिसके लिए मैं वेट कर रहा था, डिमोलिशन ड्राइव। आप हमेशा कह रहे हैं वो बिल्डोजर बाबा, बिल्डोजर बाबा। आप यूपी को कहां क्यों जा रहे हैं? बिल्डोजर बाबा सबसे पहले यहां पे शुरू किया पीडीपी ने। हम जब गवाह हैं इस बात के, ये नहीं शाहिदीन है हम। लोगों के दुकानें उड़ाए, लोगों के मकान उड़ाए, लोगों के इमारतें ढाए, पीडीपी ने यहाँ बिल्डोजर शुरू किया। आज क्यों रो रहे हैं आप? परसों मेरे ऑनरेबल मेंबर साहब कह रहे थे जम्मू में किसी का मकान गिराया गया है। अरे ये रास्ता तो आप लोगों ने दिखाया है, शुरुआत तो आप लोगों ने की है, लोगों के घर तो आपने गिराए, लोगों के घर तो आपने ढाया ही। ये तो आपका एक और ख्वाब था जो मैंने देखा है। एनआईए, ऑनरेबल स्पीकर साहब, मुझे याद है हमारी गवर्नमेंट में एक फाइल आई थी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कि एनआईए को आप इख्तियार दे दीजिए रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर, और हमने इनकार किया। हमने कहा नहीं, हमारे पास पुलिस है और कॉम्पिटेंट पुलिस है, अच्छी पुलिस है, जो हर एक केस की खुद छानबीन कर सकते हैं, और हमने नहीं माना। जो ही हमारी हुकूमत गई, आपकी गवर्नमेंट आई पीडीपी, तो आपने एनआईए को इख्तियार दिया पूरे रियासत जम्मू कश्मीर में, और एनआईए को हर घर में पहुंचा दिया। दूर दराज इलाकों में कोई भी इलाका, किसी भी इलाके में जाओ, कहीं भी एनआईए वहां पहुंचता है, और पहुंचा दिया आपने पीडीपी का। और ये एक और ख्वाब पूरा किया उन्होंने, हीलिंग टच आपका। मैं वेट कर रहा था ये हीलिंग टच क्या होगा, ये हीलिंग टच क्या होगा, पीडीपी का हीलिंग टच मैं वेट कर रहा था कैसा होगा। ये भी एक ख्वाब था आप लोगों का। और हीलिंग टच क्या मैंने देखा, आते ही नौजवानों की गिरफ्तारी, आते ही नौजवानों के पेल्ट का इस्तेमाल किसने किया? पीडीपी के गवर्नमेंट ने। और आज भी देख लीजिए, जाइए मुख्तलिफ इलाकों में, अपने साउथ के इलाकों में जाइए, देख लीजिए कितने जवान नौजवान अभी हैं जिनके आंखें अभी भी नहीं हैं, जिनकी आंखें जो आंखों से मारूम है आपके पेल्ट गन की वजह से। ये आपका एक और ख्वाब है। मुझे हैरानगी होती है जब पीडीपी का मेंबर यहाँ पे बोलता है, ये किस बुनियाद पे बोलता है? इसके बोलने के लिए क्या है? जो जलसन जुलूसों में आप कहते हैं लोगों को गुमराह करते हैं, बताते हैं किस चीज के लिए बोल रहे हैं। मैं बीजेपी की बात करना चाहूंगा, बीजेपी की बहुत मेहरबानियां है हमारी रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर, बहुत सारी मेहरबानी। सबसे बड़ी मेहरबानी ये है, हमें मालूम था, हम सोच रहे थे, कह रहे थे बीजेपी के लोग ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट के, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि आप इस इलाके से ताल्लुक रखते हैं, हमारी रियासत से ताल्लुक रखते हैं, आपका भी फर्ज बनता है वही बोलने का जो हम बोलते हैं। बीजेपी की ये मेहरबानी रही। हमने सुना था कि बीजेपी का एक हिडन एजेंडा है,
हिडन एजेंडा ये है कि रियासत जम्मू कश्मीर की जो स्पेशल पोजीशन है, रियासत जम्मू कश्मीर की जो खसूसी पोजीशन है, रियासत जम्मू कश्मीर जो खुद मुख्तारी है 370 के तहत 35A के तहत इसको खत्म करना है। और लग नहीं रहा था हमें लग नहीं रहा था स्पीकर साहब, हम ये लग रहा था, हमें मालूम था, क्योंकि ये रियासत जो है, ये रियासत, मुझे बोलने दीजिए, मैं आपको कभी यहाँ से मुदाखल, मुझे बोलने दीजिए स्पीकर साहब। लग नहीं लग रहा था कि इनका हिडन एजेंडा होगा, इसलिए नहीं लग रहा था कि ये रियासत जो थी ये एक सैकड़ों साल की एक खुद मुख्तार रियासत थी। ये सैकड़ों साल की एक खुद मुख्तार रियासत थी। ये रियासत का अपना आईन था, अपना कौमी झंडा था, अपनी असेंबली थी, अपना एक हजूम था, इसके साथ जम्मू था, लद्दाख था, कश्मीर था। हमें नहीं लग रहा था, लेकिन एक काला दिन और झूठ की, आप देख लीजिए झूठ की हद। जब हमें लगा कि यहाँ कुछ होने वाला है जम्मू कश्मीर के अंदर, मेरा लीडर प्राइम मिनिस्टर साहब से मिला, उससे पूछा कि आपने बिला वजह फौज को क्यों डिप्लॉय किया है जम्मू कश्मीर के अंदर, कोई खास बात है क्या? लोग परेशान है। और उनको कहा गया आप बिला वजह परेशान है, ये नॉर्मल डिप्लॉयमेंट फौज की है। और जब एक प्राइम मिनिस्टर ये कहे ये नॉर्मल डिप्लॉयमेंट फौज, गवर्नर ये कहे कि ये नॉर्मल डिप्लॉयमेंट है, कुछ नहीं है, और रातों रात में आपने लीडर्स को गिरफ्तार कर लिया, रातों रात को लीडर्स को गिरफ्तार किया। और रातों रात, मैं एक बात आपसे पूछना चाहूंगा, अब आप बड़े एहतजाज करते हैं कि हम जब कहते हैं कि जेलों में जो नौजवान हैं उनको छोड़ दीजिए, जेलों में नौजवान है वो बेगुनाह है उनको छोड़ दीजिए, आप कहते हैं नहीं क्यों छोड़ेंगे। मैं आपको एक सवाल करना चाहूंगा, जब आपने 19 अगस्त 2025 को, उस काले दिन, जब आपके पास, जब पार्लियामेंट 5 अगस्त 2019 को जब आपने पार्लियामेंट के अंदर यह जिम्बिशे कलम 370-35A आईन को, असेंबली को, रियासत को 2 इसमें टुकड़े किए, क्या रियासत जम्मू कश्मीर में एक इंसान ने भी पत्थर उठाया? नहीं। क्या कहीं एक गोली मिलिटेंट्स ने चलाई? नहीं। क्या एक गोली चलाई? नहीं। क्या एक इंसान ने पत्थर बनाए? तो क्या वजह है कि आपने हजारों नौजवानों को उन्हीं 2, 4, 5, 6, 7 इन 4-5 दिनों में गिरफ्तार किया और उनको रियासत के मुख्तलिफ जेलों में भेजा? क्या गुनाह था उनका? क्या कसूर था उनका? वो तो मासूम लोग थे, वो तो बेगुनाह लोग थे, वो तो इनोसेंट लोग थे, उनका कसूर कोई नहीं था। न उन्होंने पत्थर चलाया, न उन्होंने गोली चलाई, और उन्होंने जेल में बंद किया, और आज कितने सालों से जेल में बंद है। कोई जवाजत नहीं बनती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, कोई जवाजत नहीं बनती है सेंट्रल गवर्नमेंट पुलिस की, कोई नहीं बनती है जवाजत उन लोगों को गिरफ्तार करना, क्योंकि उनका कोई कसूर नहीं है, वो इनोसेंट है, बेगुनाह है जेलों में। उनका कैरियर आप बर्बाद कर रहे हैं, उनका फ्यूचर आप बर्बाद करते हैं, उनके घरों को आपने तबाह किया, उनके माँ बाप जो है उनको आपने परेशान किया। आप समझ सकते हैं, आप गुनाहगार हैं उन लोगों के, सेंट्रल गवर्नमेंट गुनाहगार है उन लोगों के जो जेलों में इस वक्त पड़े हुए हैं, जबकि उनका कोई कसूर नहीं था। और क्या किया आपने? रियासत जो एक मजबूत रियासत थी, मुझे याद है 2014 में एक सर्वे आई थी ऑनरेबल स्पीकर साहब, और उस सर्वे में दिखाया गया था रियासत जम्मू कश्मीर सारे हिंदुस्तान में 4थे नंबर पे है तरक्की के हिसाब से, तरक्की के लिहाज से। और जब आपने 5 अगस्त 2019 किया, उसके बाद आज आप देख लीजिए रियासत जम्मू कश्मीर को कहां आपने पहुंचा दिया है, कहां पहुंचा है, खुद देख लीजिए आप, वो खुद देख सकते हैं। एक और बात मैं कहना चाहूंगा, आप रोज ये कहते हैं आपका इलेक्शन एजेंडा आप क्यों नहीं पूरा कर रहे, पूरा क्यों नहीं कर रहे? मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब यहां बैठे हैं, इलेक्शन से पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट डायरेक्शन दी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट डायरेक्शन दी कि रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन होते ही स्टेटहुड बहाल किया जाएगा। ये सही है स्पीकर साहब या गलत? ये सही है। एक बात। दूसरी बात, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कहा कि हम स्टेटहुड रियासत के अंदर बहाल करेंगे। ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने कहा कि हमें स्टेटहुड बहाल करना है रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर। ये इलेक्शन पहले की बातें हैं। मुझे बताइए
एक पार्टी एजेंडा बनाए, इलेक्शन एजेंडा, ये किस पर बनाएगी? ये ऐसे स्टेट के लिए बनाएगी जहां स्टेट वोट बहाल हुआ होगा। ये ऐसे, क्योंकि कमिटमेंट थी, एश्योरेंस थी, प्रॉमिसेस थे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का, ऑनरेबल होम मिनिस्टर का, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। जब उनकी एश्योरेंसेस थी कि एक स्टेट हम बहाल करने जा रहे हैं, तो एक पॉलिटिकल एजेंडा जो बना, जो सियासी एजेंडा, इलेक्शन एजेंडा जो बना, उसी बुनियाद पे बना। मैं आपको उसूल से कहना चाहूंगा, आज आप स्टेट को बहाल कर लीजिए, जो हमारा इलेक्शन एजेंडा है, हम 6 महीने के अंदर अंदर उसको पूरा कर सकते हैं, करेंगे। लेकिन धोखा आप लोगों ने दिया, धोखा प्राइम मिनिस्टर ने दिया, धोखा हमें सुप्रीम कोर्ट से लगा, धोखा हमें होम मिनिस्टर से लगा कि उन्होंने कहा था इलेक्शन होते ही हम स्टेट को यहां बहाल करेंगे। और आप क्या कह रहे हैं? स्टेट नहीं मिलेगा आपको, लेकिन इलेक्शन एजेंडा, जो आपका इलेक्शन एजेंडा है, इसको पूरा करो। ये कैसे? स्पीकर साहब, हर एक चीज जो है, जो चलती है, एश्योरेंसेस पर चलती है, भरोसे पर चलती है, यकीन और अमल पर चलती है। जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने, ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एश्योरेंसेस दी, उसी बुनियाद पर हमने अपना इलेक्शन एजेंडा बनाया। और आप स्टेट बहाल कर दीजिए, करवा दीजिए, देख लीजिए। मैं 5 साल की बात नहीं कर रहा, मैं 6 महीने की बात कर रहा हूं। हमारा इलेक्शन एजेंडा पूरा होगा, एक लफ्ज के मैं आपको कह रहा हूं। जनाब स्पीकर साहब, मैं आपका शुक्रगुजार हूं, आपने मुझे टाइम दिया, लेकिन 1-2 बातें और मैं कहना चाहूंगा। कंक्लूड करेंगे। मैं अभी 1-2 बातें और मैं कहना चाहूंगा। एक बात मैं कहना चाहूंगा, ये जो हमारे दोस्त हैं यहाँ पे, बीजेपी के, कुछ दिन पहले मैंने सुना इनसे गोल्डन कार्ड के बारे में आपने बात की, लेकिन आपको शायद इस बात का इल्म नहीं है, शायद इस बारे में आप नहीं जानते। आपके गोल्डन कार्ड की वजह से बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल जो हैं इस वक्त क्लोजर के दहार पर है, वो बंद होने जा रहे हैं। एक प्राइवेट हॉस्पिटल को तकरीबन 10-10, 20-20 करोड़ जो है बकाया है गोल्डन कार्ड के, जो सेंट्रल गवर्नमेंट उनको पे नहीं कर रही, और आपके हॉस्पिटल जो भी इस वक्त है वो बंद होने जा रहे हैं। वो आपकी गोल्डन कार्ड की मेहरबानी है, जिस पर आप बड़ा फख्र करते हैं। अभी कोई मेरे एमएलए कह रहे थे कि आपने 25 लाख, शायद हमारा अपोजिशन का लीडर, अब 25 लाख आपने घरों में लिए। अरे भाई, पहले तो आपको मालूम होना चाहिए गोल्डन कार्ड किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है। गोल्डन कार्ड अगर इस्तेमाल भी होता है तो ऐसे पेशेंट के लिए जो एडमिट हो हॉस्पिटल में और जिसकी सर्जरी हो, तब जाके उसको गोल्डन कार्ड का बेनिफिट किसी हद तक मिल सकता है। कोई आम बीमार, कोई सीरियस जो एडमिट ना हो, उसके आपके गोल्डन कार्ड का कोई फायदा नहीं, उसको कोई मफाद नहीं, उससे कोई फायदा नहीं मिल रहा है, उससे उसको कुछ नहीं। एक बात पे और एक बात में कह रहा, स्पीकर साहब मैं ज्यादा नहीं लूंगा, 2 मिनट और लेना चाहूंगा, मुझे मालूम है मैं शायद ज्यादा वक्त लिया। मैं एक बात और कहना चाहूंगा आपसे। जनाब, मुझे एक बात पे हैरानी है। मैं पिछले महीने से देख रहा था, मैंने ये भी वाच किया, मैंने देखा माता वैष्णो देवी के अंदर और उससे बाहर जम्मू सिटी के अंदर बड़े एहतजाज हुए। नहीं जी, आपने मुसलमानों को क्यों एडमिशन दिया मेडिकल कॉलेज में? एक तरफ से हम कह रहे हैं ये कि हिंदुस्तान पूरा हमारा, रियासत जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का एक हिस्सा है। एक तरफ से हम सेक्युलरिज्म की दहाई दे रहे हैं, एक तरफ हम ये कह रहे हैं हम सब बराबर हैं, और दूसरी साहब ये आप कह रहे हैं कि मुसलमान के लिए आपके मेडिकल कॉलेज में कोई जगह नहीं है। क्या ये अफसोस की बात है, ये शर्म की बात नहीं है? ये शर्म की बात है ना, ये तो भी। और दूसरी बात, फिर ये देखा हमने जब मेडिकल कॉलेज को बंद किया गया, दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर पहली बार मैंने देखा कोई कौम ऐसा भी है जो मेडिकल कॉलेज बंद होने पर मिठाइयां बांट रहा है, जो खुशियां मना रहे हैं, जो चरागा कर रहे हैं, जो वो जबरदस्त वो लगा रहे हैं, चरागा कर रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बंद हुआ, वाह वाह क्या बात है, क्या बात है, मेडिकल कॉलेज बंद हुआ। और दूसरी तरफ से स्पीकर साहब, दूसरी तरफ से यही लोग कह रहे हैं कि हमें लॉ यूनिवर्सिटी क्यों नहीं दी। अरे भाई, मेडिकल कॉलेज ज्यादा बेटर है लॉ यूनिवर्सिटी से, वहां डॉक्टर बनते,
वो डॉक्टर पूरे रियासत की खिदमत करते, बीमारों की खिदमत करते, चाहे मुसलमान हो या हिंदू हो, हमारी खिदमत करते, लेकिन उनको आपने डॉक्टर बनने नहीं दिया अपने मेडिकल कॉलेज में और यहाँ से लॉ यूनिवर्सिटी। मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा, जैसे यहाँ पर और ऑनरेबल मेंबर्स ने भी कहा, इससे पहले भी यहाँ पे कुछ इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जो जम्मू में लगाए गए, लेकिन हमने कश्मीर से कोई इतराज नहीं किया, हमने कहीं एहतजाज नहीं किया, हमने कहीं बात नहीं उठाई। लेकिन आज जब आपने देखा कि लॉ यूनिवर्सिटी जो है कश्मीर में बनने जा रही है, अकल की ये बात थी, समझदारी की ये बात थी, आप यहाँ आके कहते हैं कि हमें भी जम्मू में दे दीजिए, ये तो अकल की बात है ना। आपको बोलना चाहिए था हमें जम्मू में चाहिए, हमें जम्मू में भी दे दीजिए, बोल सकते हैं आप, लेकिन ये कहते हैं वहां क्यों दिया। जैसे मेरे ऑनरेबल मेंबर ने यहाँ कभी कल कह रहा था किसी ने कहा कि नहीं जी मेरी आंख नहीं, एक आंख निकालो उसकी दोनों निकालो। ये तो वही बात हुई ना, ये तो वही बात हुई। मैं आखिर पर ऑनरेबल अपने दोस्तों से, ऑनरेबल मेंबर जो यहाँ से बैठे हैं उनसे गुजारिश करता हूँ, ये रियासत हमारी है, हम इस रियासत के सब वारिस हैं। अगर रियासत में कहीं नुकसान हो रहा है, उस नुकसान को भरपाई के लिए हम सबको जद्दोजहद करनी चाहिए। अगर हमारी कोई पोजीशन या स्टेटस या कोई स्पेशल पोजीशन यहाँ पे कम हो गई या कम की जा रही है या की गई है, उसको बहाल करने के लिए हम सबका फर्ज बनता है, इस रियासत के अंदर सबको जद्दोजहद करनी चाहिए। अगर हमें 370-35A या हमारा आईन या हमारा कौमी झंडा, वो हमारा ही नहीं था, आपका भी था, अगर उसको यहाँ से हमसे छीना गया है, उसको फिर से बहाल करने के लिए हमने कलेक्टिवली जद्दोजहद करनी चाहिए, इज्तिमाई जद्दोजहद करनी चाहिए, जॉइंटली हमने खड़ा होना चाहिए। ये मत सोचिए कि आपका वहां बिहार में बैठा कोई बीजेपी वाला कहे कि मार दो कश्मीरियों को, लेकिन मार दो जम्मू कश्मीर के लोगों को, उनका काम मत करो, उनका इकोनॉमिकली उनको खत्म कर लीजिए। आपको एहतजाज करना चाहिए, आपको बोलना चाहिए, क्योंकि आपके पास भी ज़मीर है, आपके पास भी दिमाग है, आप अपने दिमाग से काम लीजिए। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, मैं अपनी ज़मीर की बात कर रहा हूँ। मैंने अपने चीफ मिनिस्टर साहब ने मुझे कभी नहीं कहा आपको क्या बोलना है, लेकिन आप इंतजार करते हैं वहां से बीजेपी के सेंट्रल जो अथॉरिटी है वो हमें क्या कहे बोलने के लिए, वही बात यहाँ बोलते हैं। ये गलत है। आप समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, क्वालिफाइड लोग हैं, आप एक्सपीरियंसड है। आपने रियासत की इज्तिमाई मजमूई तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए, स्पेशल स्टेटस बहाल करने के लिए आप लोगों को और हम लोगों को एकजुट होकर मिलके इसके लिए जद्दोजहद करनी चाहिए। जसरोटिया साहब, इसके बाद ऑनरेबल स्पीकर साहब, सर्वप्रथम सतीश बाबू बोलते हैं, सर्वप्रथम मैं आपका बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं कि आज आपने मुझे अवसर दिया इस एलजी एड्रेस पे बोलने का। और स्पीकर साहब, आज हम इस तीसरे दिन में, और इन 2 दिनों में तमाम मेंबरान्स ने अपने अपने सुझाव और अपनी अपनी तकरीर इस सदन में की है। स्पीकर साहब, वाइडली बिलीव्ड आइडिया है कि डेमोक्रेसी इज अ बैटल ऑफ आइडियाज। अगर मैं पूरे देश में नजर दौड़ाऊं तो वाकई में मैं जब जम्मू कश्मीर पहुंचता हूं, लगता है कि ये सदन, जम्मू कश्मीर का सदन एक ऐसा सदन है जिसने हर व्यू पॉइंट को अपॉर्चुनिटी दी है, चाहे वो प्लेबसाइट का मसला हो, आर्टिकल 370 का मसला हो, ऑटोनॉमी का मसला हो, ग्रेटर ऑटोनॉमी का मसला हो, सेल्फ रूल का मसला हो, या इस जम्मू कश्मीर की टोटल इंटीग्रेशन का मसला हो। इसी सदन में हमने बड़े खुले दिल से बहस की है। आज मुझे आपने अपॉर्चुनिटी दी है, मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। और ऑनरेबल स्पीकर साहब,
आज जो रूलिंग कोएलिशन है, जो ट्रेजरी बेंचेस है, 47 से लेकर आज जो 2026 में हम सब बैठे हैं इस सदन के मेंबर के नाते, इन